अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। 9 मई के इल्ज़ाम में बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया। बहुत से लोगों के मुकदमात चले गए, कई महीने की उन्होंने जेलें काटी, फिर उनकी रिहाई अमल में आई, ज़मानतें हो गई, मुकदमात चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, ज़मानतें अमल में आ चुकी हैं। 4 प्रोमिनेंट लोगों के अलावा सिविल अदालतों में चलने वाले जितने भी केसेस हैं उनकी तकरीबन सबकी ज़मानतें हो चुकी हैं। जो 4 लोग रह गए हैं उनमें एक यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज़ चौधरी हैं और उमर सरफराज चीमा है। इसके अलावा जिनकी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है वो अलग है, यानी हसान न्याजी वगैरह और इबाद फारूक, वो अलग है। लेकिन आम सिविल अदालतों में जिनके मुकदमा चल रहे हैं उनमें ये 4 लोग हैं जिनकी ज़मानतें होना रह गई हैं, बाकी सबकी ज़मानतें हो चुकी हैं। ज़मानतों के बाद उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इनकी बात कर लें कि जिन 4 लोगों की ज़मानतें होना बाकी हैं। अब इनकी ज़मानतें क्यों नहीं हो पा रही? क्या इसलिए नहीं हो पा रही कि इनके खिलाफ एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है या वजह कुछ और है? देखिए, मामला यह है कि जब भी इनका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस लगता है, पिछली कई पेशियों से ये हो रहा है कि जिन मुकदमात में तो रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है उनमें इनकी ज़मानतें हो गई हैं। मसलन यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में रिकॉर्ड पेश कर दिया गया पुलिस की जानिब से, तो उसमें अदालतों ने उनको ज़मानतें भी दे दी। जब पुलिस ने ये देखा कि जब रिकॉर्ड पेश कर देते हैं तो रिकॉर्ड में चूंकि उस तरह के शवाहिद मौजूद नहीं होते और अदालत ज़मानत दे देती है, तो पुलिस ने इसका हल ये निकाला कि रिकॉर्ड ही पेश ना किया जाए। और अब इन लोगों का रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया जा रहा। पिछली कई पेशियों में कभी कहते हैं कि जी तफ्तीशी नहीं आया, कभी कुछ बहाना कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी रिकॉर्ड जो है वो फ़लाँ अदालत के पास गया हुआ है, दूसरी अदालत में भेजा हुआ है, उस अदालत में भी इनके खिलाफ मुकदमात हैं तो वहाँ पर दूसरे शहर में गया हुआ है। इस तरह के बहाने कर देते हैं और रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिकॉर्ड पेश कर दिया तो फिर अदालत ज़मानत दे सकती है। अब रिकॉर्ड का पेश ना किया जाना, रिकॉर्ड का पेश ना करना, ये जो है वो एक हथकंडा पुलिस ने अपना बना लिया है। अच्छा, पिछली पेशी पे पुलिस ने कहा कि अगर आप इस दफ़ा रिकॉर्ड पेश नहीं करेंगे, अगली मरतबा रिकॉर्ड पेश नहीं करेंगे तो फिर हम आपके अथॉरिटीज़ को बुलाएंगे, और इस तरह की अदालत ने बात की। लेकिन इस मरतबा आज पेशी थी यास्मीन राशिद की और बाकी लोगों की, आज भी रिकॉर्ड पुलिस ने पेश नहीं किया, और अब अदालत ने आज आखिरी हतमी वार्निंग दी है और कहा है कि अगली पेशी पर अगर आपने रिकॉर्ड पेश ना किया तो हम इनकी ज़मानतें दे देंगे, ज़मानतें कबूल कर लेंगे। तो ये अदालत ने आज कहा है। लेकिन पुलिस अब कर क्या रही है? पुलिस अपनी हटधर्मी पर लगी है, रवायती हटधर्मी पर, और इन लोगों का रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही है, और रिकॉर्ड पेश ना करके बुनियादी तौर पर इनकी ज़मानतों को डिले करने की कोशिश कर रही है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अरसा अंदर रखा जा सके। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल इन लोगों की चल रही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन केसेस में जिन केसेस में रिकॉर्ड पेश किया गया उन केसेस में इनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, लेकिन जिन में ज़मानतें होना रह गई हैं वो इस वजह से नहीं हो पा रही कि उनका रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ जिन लोगों की ज़मानतें हो गई हैं, जिनमें खदीजा शाह भी शामिल है और बहुत सारे लोग शामिल हैं। अच्छा, अब हाँ, मैं जिक्र करना भूल गया सनम जावेद और बाकी लोगों का, आलिया हमज़ा वगैरह का। आलिया हमज़ा और सनम जावेद वगैरह जो हैं ये अब दूसरे शहरों के हवाले हो गई हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ इन्होंने और तोड़फोड़ की थी और नुकसान पहुँचाया था, तो ये सब उधर चली गई हैं। तो इसलिए जो लाहौर के 4 प्रोमिनेंट नाम ये हैं, बाकी जिनकी ज़मानतें हो गई हैं वो घरों को जा चुके हैं, जिनमें खदीजा शाह भी शामिल हैं और भी हैं, उनका अब जो ट्रायल है वो चल रहा है, और वो ट्रायल जेल में हो रहा है, कोट लखपत जेल में। यानी जेल ट्रायल होने की वजह से वो कोट लखपत जाते हैं और अपना वहाँ पर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाते हैं, हाज़िरी लगवाते हैं। उनको पाबंद किया गया कि आपने हर पेशी पर आना है, अपनी हाज़िरी लगवानी है और ट्रायल का हिस्सा बनना है। अब उनका ट्रायल चल रहा है। अच्छा, अब उनके साथ मसला ये है कि वो सुबह जाते हैं 9 बजे, अदालत के टाइम पर 8:30 बजे पहुँच जाते हैं कोट लखपत जेल में, और फिर जज साहब का इंतज़ार करते रहते हैं। पिछली पेशी पर हुआ यह है कि जज साहब बाकी बाहर अदालतों में, दूसरी अदालत, अपनी अदालत में मसरूफ़ रहे, और कोई 2 बजे के करीब जेल पहुँचे, और 2 बजे से लेकर और फिर उन्होंने कोई 3:30-4 बजे तक जो है वो केस की समाअत की, और वहाँ पर उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया गया। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि जो लोग सुबह गए जेल में, चूँकि टेलीफोन तो होता नहीं है, रब्ता हो नहीं सकता, तो जो लोग जेल गए उनके घर वाले परेशान हुए और वो समझे कि इनको फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। मीडिया के नुमाइंदों से रब्ते करते रहे इधर उधर ताकि ख़बरें चलाई जाएँ, अब छानबीन की जाए, पूछा जाए, चेक किया जाए क्या हो रहा है। तो वालिदैन जो हैं वो शदीद परेशान और पैनिक हो गए, और उनका ख्याल था कि सुबह 9 बजे से लेकर अगर 4 बजे तक भी इनको फारिग नहीं किया गया तो ये शायद इनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में आ गई है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जज साहब लेट आए थे, ये सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है ये जेल के अंदर, कोट लखपत जेल के अंदर बैठे रहे और अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। तो अब जिन लोगों के ट्रायल हो चुके हैं
उनके मामला इस तरह से चल रहे हैं। और वो ज़ाहिर अपनी कोई नौकरी करता होगा, कोई कारोबार करता होगा। वैसे तो खैर इतना अर्सा लंबा जेल में काटने के बाद क्या कारोबार रह गया होगा और क्या नौकरी रह गई होगी, लेकिन बहरहाल फिर भी जो कुछ वो काम कर रहे होंगे उसमें भी इस तरह की जो है ना अब उनकी ज़िंदगी में इस तरह का एक अब मरहला है जिससे उनको गुजरना पड़ रहा है। और वो अपने ट्रायल के लिए अदालतों में सारा दिन, अदालत में भी क्या बल्कि जेल में सारा दिन गुजारने पर मजबूर हैं। इस तरह के मामला वहाँ पर चल रहे हैं। अच्छा, अब एक तरफ तो ट्रायल की ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है कि यास्मीन राशिद, उनका रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब के बरियत जो है उसकी दरख्वास्त बग़ैर समाअत के मुलतवी कर दी। उसकी जो बरियत की दरख्वास्त पर समाअत थी वो बग़ैर कार्रवाई के या बग़ैर समाअत के 26 जून तक मुलतवी कर दी गई है। क्या है जी उसमें भी? वैसे तो खैर अब चूँकि इसमें रेफरेंस में क्या होना है, चूँकि नायब ने ख़ुद कह दिया है कि ये जो रेफरेंस है इसमें नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ी तो ली ही नहीं है, इन्होंने तो सरकारी पूल से ख़रीदी है। तो अब नायब को याद आ गया अचानक इतना अरसा लंबा रेफरेंस चलाने के बाद कि इन्होंने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली हैं रेफरेंस बनाने के बाद, अब उनको अचानक याद आ गया कि नहीं ये तो नायब ने इन्होंने तोशाखाना की से गाड़ियाँ नहीं ख़रीदी तो ये रेफरेंस तो बनता ही नहीं है। तो होना अल्टीमेटली इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल अब जितना इसको टाला जा सके वो तो टाला ही जाता है। तो अब इसको 26 जून तक के जज साहब के पास कोई चार्ज नहीं था या इस तरह की कोई टेक्निकल रीज़न थी और 26 जून तक इनकी बग़ैर समाअत के कार मुलतवी कर दी गई है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मज़े से अपनी सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब अब पूरे पाकिस्तान के दौरों पर निकलने वाले हैं और वो पूरे पाकिस्तान में जाएंगे कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए। आज ये इत्तला में मौसूल हुई है कि नवाज शरीफ साहब ने प्लान बना लिया है अपने कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में मुतहरिक करने का, क्योंकि वो पार्टी के सदर बन गए, मुतहरिक करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो मुतहरिक क्यों करेंगे? अभी तो ना इलेक्शन हो रहे हैं ना इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। वो कारकुनों को, पार्टी को क्यों फ़ाल बनाने के लिए दौरे कर रहे हैं, क्यों मुतहरिक कर रहे हैं? तो इसकी दो वजूहात मुझे समझ आती हैं। एक तो नून लीग को लगता है कि हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी इलेक्शन में उतरा जा सकता है, कभी भी इलेक्शन में उतरना पड़ सकता है, तो पार्टी कम से कम फ़ाल होनी चाहिए। दूसरा, नवाज शरीफ साहब एक चांस लेना चाहते हैं कि वो पार्टी देखना चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब के साथ डिटैच हो गई पार्टी, उस तरह से लोगों का ताल्लुक़ नहीं रहा, तो मुझे कैसे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी खोई हुई साख को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग नाराज़ हैं, अवाम नाराज़ हैं। ग्राउंड पर जाएंगे, जो अपनी पार्टी के कारकुनान उनको मिलेंगे, वो उन्हें बताएंगे हालात क्या हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो उसको भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगरचे कल उनकी गुफ्तगू से तो हमें ये लगता है, जो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ शाबाश, ज़बरदस्त, तुमने महंगाई कम कर दी, कमाल कर दिया। मरीम नवाज़ शाबाश, कि आप मुल्क के, पाकिस्तान के या पंजाब के हर कोने में जा रही हैं और लोगों के रिलीफ के लिए काम कर रही हैं। तो अगर नवाज शरीफ को यही लगता है कि शहबाज शरीफ भी बड़ा अच्छा काम करे और मरीम नवाज़ भी छाई पड़ी हैं, फिर तो मेरा ख्याल है उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो कारकर्दगी अगर आपकी इतनी अच्छी हो गई है और आपको लगता है कि इसी कारकर्दगी पर वोट मिलेगा, तो फिर तो आपको लोगों को फ़ाल करने और बाहर जाने और ये मुहिम चलाने और कारकुनों को सरगर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त जा रही है। तो ये मीडिया ऑप्टिक्स के लिए था। ये जो कहा गया कि शहबाज शरीफ शाबाश के मुस्तहिक हैं, उन्होंने महंगाई कम कर दी और मरीम नवाज़ हर कोने में मुल्क के जाके अवाम के साथ ताल्लुक़ बना रही हैं, तो शाबाश की वो भी मुस्तहिक हैं। तो ये शाबाशियाँ दी जा रही हैं, ये हमें फ़ेक मालूम होती हैं ऐसी सूरत हाल में कि जबकि नवाज शरीफ को अपने पार्टी कारकुनों को फ़ाल करने के लिए पूरे मुल्क के दौरे बनाने पड़ रहे हैं और उसको जाना पड़ रहा है। तो ये एक पहलू मैं समझता हूँ कि इसका है। पीपल्स पार्टी की मैं बात करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी अपनी मुनाफ़कत के साथ सियासत कर रही है और मुनाफकाना सियासत कर रही है। अभी जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक हद तक इज़्ज़त का बिल पंजाब में बड़ा ही मुतनाज़ बिल है ये, जिस पर तमाम जो तंजीमें हैं इसकी सहाफ़ियों की, वो उस पर सीख पा हैं। और हम समझते थे कि पीपल्स पार्टी इस मामले में सहाफ़ियों के साथ खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी ने एक ओपरा सा बयान दिया भी, अगर जो उनकी कोई टॉप लीडरशिप ने नहीं दिया और बिलावल ने बहुत सरगर्म तरीके से बाहर आकर ये बात नहीं की, बल्कि पार्टी के निचली सतह के लोगों ने कहा नहीं हम तो सहाफ़ियों के साथ हैं और हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन क्या किया, सरदार सलीम हैदर साहब के पास, जो गवर्नर पंजाब हैं, उनके पास ये बिल आया तो उन्होंने वापस नहीं किया बल्कि रख छोड़ा, क्योंकि वो छुट्टियों पर जा रहे थे। अब वो छुट्टियों पर चले गए हैं और छुट्टियों पर जाते ही जो चार्ज है वो मिल गया मलिक अहमद ख़ान को, जो स्पीकर है पंजाब असम्बली के। मलिक अहमद ख़ान ने फ़ौरन उस पर दस्तखत कर दिए गवर्नर बनते ही। तो आज जो सहाफ़ी तंजीमें हैं पंजाब की, लाहौर की,
वो सब ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में नून लीग के साथ मिली हुई है, और वो उनका ये कहना कि वो सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इसका अमली तौर पर कोई मुजाहिरा नहीं किया। तो वो यानी साफ ज़ाहिर है कि मुनाफिकाना सियासत कर रहे हैं, ऊपर से सहाफ़ियों से कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ बिल को पास कराने में और मंजूर कराने में फ़ौरी तौर पर अपना एक जो मुनाफिकाना खेल है वो खेल दिया। और अब ये बिल हद तक इज़्ज़त का जो जाली और मुतनाज़ बिल है ये पास करा लिया है हुकूमत ने। अब देखें किस किस की इज़्ज़त पर हाथ डलता है और किस किस को लाखों रुपए जुर्माने होते हैं और किस किस को उठाकर जेलों में डाला जाता है। ये क्या अज़ाइम है इस हुकूमत के, ये हमें चंद दिन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जनाब, दो चीज़ें बस मैं और करता जाऊँ आपसे डिस्कस। एक तो महमूद ख़ान जो हैं साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के, वो आप जानते हैं कि वो पार्टी छोड़ के चले गए थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली थी में परवेज़ खट्टर के साथ मिलकर, और उनके साथ मिलकर वो सियासत कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने उनको पता चल गया कि वो किस पानी में है और उनकी सियासत के क्या हालात हैं, तो एक तरफ तो उन्होंने PTI के बारे में अच्छे बातें कहना शुरू की ताकि उनको वापस ले लिया जाए। दूसरा, आज उनका बयान बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अगर PTI इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो बड़ा एक मासूम सा ये बयान है, क्योंकि इससे सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो आप कैसे किरदार अदा करेंगे, आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, क्या आप उनके जो है वो कोई उनका आपके साथ ताल्लुक़ क्या है, या आपका इस्टेब्लिशमेंट से सियासी तौर पर क्या ताल्लुक़ है, आप कैसे किरदार अदा करवा सकते हैं। आप तो सियासी तौर पर एक जमात आपने बनाई है पार्लियामेंटेरियन, तो उसका यानी आप तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कैसे मेरा सवाल बस ये है कि आप कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। तो एक तरह से ये बयान देकर उन्होंने कबूल कर लिया है कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उनकी कोई जो है वो मामलात हैं। तो बाकी मैं इस पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करता, आप खुद समझ जाएँ। महमूद ख़ान साहब बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान को किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि IMF ने अब बाकायदा तौर पर उसकी हमारे सामने निकात आना शुरू हो गए हैं, जो शराइत रखी हैं। उसने कहा कि जी 12,900 अरब रुपये मुकर्रर करें इस दफ़ा आवाम से हासिल करने के लिए, यानी 3490 अरब रुपये इजाफी वसूल किए जाएँ आवाम से। और फिर ये भी कहा कि 60 लाख नए टैक्स यानी फाइलर्स नए बनाए जाएँ। तो चलें ठीक है, फाइलर्स तो बनने चाहिए, लेकिन ये जो 3490 अरब रुपये यानी 3500 अरब रुपये आवाम से ज़्यादा इकट्ठे करने हैं, तो आवाम की जेब में क्या ज़्यादा पैसे आ रहे हैं वो जो ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या आवाम की कैपेसिटी है या नहीं है, क्या हुकूमत IMF की बात बहुत आसानी के साथ मान जाएगी और ये सारा का सारा बोझ आवाम के ऊपर, उस आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाएगा कि जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है। ये बड़ा अहम सवाल है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।